बहू, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बेटे ने कमा कमा कर भंडार जो भरे हैं। ऐसा ना कहो बेटा, महेश मेहनत तो करता है। बड़ा मेहनत करता है, इधर उधर से उधार मांगता है। इससे अच्छा तो कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाए तो भीख ही मिल जाए, कम से कम पेट तो भर सकेगा। अब मुझसे ये रोज रोज के झगड़े नहीं सहे जाते। आज ही जाकर अपने मित्र श्रीकांत से मदद मांगूंगा ताकि घर का गुजारा चल सके। हाँ हाँ जाओ, दूसरों के आगे ही हाथ फैलाते रहो। ये नहीं हो सकता कि थोड़ा मेहनत मजदूरी कर लें। क्या हुआ महेश, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरे घर में रोज चकचक रहती है, तुम मेरी मदद कर दो। देखो महेश, मैं धन से कई बार तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, अब नहीं कर सकता। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब धन की जरूरत होती है तब तुम मेरे पास चले आते हो। भाई, मेरा भी परिवार है, मुझे भी उनकी चिंता करनी है। श्रीकांत, तो अब तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझसे मदद मांगने के बजाय तुम कोई काम धंधा करो, मेहनत करो, मजदूरी करो। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालो। श्रीकांत ने तो महेश की मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया, तो महेश वापस अपने घर लौटने लगा। मुझे तो श्रीकांत का ही एकमात्र सहारा था, वह भी छूट गया तो अब मैं क्या करूंगा? सुबह से अन्न का एक भी दाना पेट में नहीं गया है, अब तो आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। मधु, जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ, बहुत भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है तो क्या मैं 56 भोग खाकर बैठी हूँ? मैंने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। क्या घर में कुछ रख कर गए थे जो लाकर तुम्हें दे दूँ? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं यहाँ आ गई। मजाल है मैंने अपने जीवन में कभी सुख संपन्नता देखी हो। मधु, सुख और संपन्नता तो स्त्री के भाग्य से मिलती है। किस्मत तो मेरी फूटी थी जो मैं तुम्हें ब्याह लाया। जब से तुम आई हो दुख ही दुख पा रहा हूँ, ना जाने तुमसे पीछा कब छूटेगा। खुद तो कुछ कमाते धमाते नहीं और सारा बोझ मुझ पर मढ़ देते हो। इन मगरमच्छ के आंसू का मुझ पर कोई असर नहीं होता। तुम दोनों ने शाम के समय क्यों रोना पीटना डाला हुआ है? अब शाम हो गई है, जाओ चुपचाप सो। शाम के समय ही महेश के घर में जब ये सब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसी समय उनके घर के बगल से 2 सैनिक गुजर रहे थे और दोनों ने उनकी बातें सुनी तो वे आपस में कहने लगे, लगता है इस घर में कोई स्त्री रो रही है, हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए। क्या हुआ, ये रोना पीटना क्यों लगा हुआ है? अपने घर में सैनिकों को देखकर सभी तुरंत चुप हो गए, जैसे कि कोई सांप सूंघ गया हो। बोलते क्यों नहीं? क्या तुम अपनी पत्नी को पीट रहे थे? यह सब मधु की वजह से हुआ है कि घर की बात बाहर तक पहुंच गई। इतनी तेज रोने की क्या आवश्यकता थी? बताते क्यों नहीं? क्या बात है? क्या बताऊं? जब कोई बात हो तो बताऊं ना, जब कोई बात नहीं है तो क्या बताऊं? जरूर इसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। शायद इसे पता नहीं स्त्रियों की इज्जत न करने वाले को महाराज कितनी बड़ी सजा देते हैं। यह हमारा घरेलू मामला है, तुम लोग बिना पूछे हमारे घर क्यों चले आए? तुम्हें इसी समय गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारा निर्णय तो अब दरबार में होगा।
सैनिक महेश को पकड़कर दरबार ले जाने लगे तो उसकी पत्नी व माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया और सुबह होते ही महेश को महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज, कल रात को यह आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसीलिए हम इसे बंदी बनाकर ले आए। अगर इस आदमी ने अपनी पत्नी को पीटा होगा तो इसे कड़ी सजा मिलेगी। न्याय मंत्री जी, इस आदमी से पूछताछ करके सजा समय अवधि बताइए। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या बताऊं न्याय मंत्री जी, मैं इस भरी सभा में क्या कह सकता हूं। बस ये समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं रहती है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज रहती है, घर में हर वक्त कलेश मचा रहता है। अरे व्यक्ति, तुम्हारा अपराध तो बहुत बड़ा नहीं है। महाराज, इस व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए और राज खजाने से इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए। महाराज ने न्याय मंत्री को बहुत आश्चर्य से देखा, लेकिन दरबार में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अपने खजांची को आदेश देते हुए कहा, खजांची जी, इस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं खजाने से दिलवा दीजिए और सम्मान सहित इसे इसके घर पहुंचा दीजिए। महाराज की आज्ञा पाकर खजांची ने 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर महेश को दे दी। महेश बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जान भी बच गई और धन भी मिल गया। उसी शाम जब महाराज और न्याय मंत्री जी बगीचे में टहल रहे थे तो महाराज ने न्याय मंत्री से पूछा, न्याय मंत्री जी, आज जब मैंने आपसे अपराधी को दंड देने की बात कही तो आपने उसे स्वर्ण मुद्राएं दिलवाकर रियाह क्यों करवा दिया? महाराज, वह व्यक्ति अपराधी नहीं था तो उसे दंड देना उचित नहीं था। तुम यह बात इतनी विश्वास से कैसे कह सकते हो न्याय मंत्री जी? सुनिए महाराज, 3 प्राणियों वाले छोटे से परिवार में जब तीनों ही प्राणी एक दूसरे से खुश न हो तो समझ लेना चाहिए कारण घरेलू नहीं बाहरी है, और सबसे बड़ा बाहरी कारण धन का अभाव ही हो सकता है। इसीलिए मैंने उस व्यक्ति को रियाह करवाकर धन देने की बात कही थी। न्याय मंत्री जी, मुझे तो अभी भी आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई। महाराज, 1 सप्ताह बाद सैनिक द्वारा आप उस व्यक्ति को वापस से बुलवाइएगा, तब मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गए और महाराज के आदेशानुसार महेश को पुनः दरबार में बुलाया गया। जब महेश दरबार में उपस्थित हुआ तो सर्वप्रथम उसने महाराज को प्रणाम किया। महाराज की जय हो। कहो व्यक्ति, अब तुम्हारे घर का माहौल कैसा है? महाराज, मेरे घर धन के अभाव से झगड़ा हुआ करता था। आपके यहाँ से धन पाकर हमारे घर की दरिद्रता दूर हो गई, तो घर की लड़ाई भी दूर हो गई। अब हमारा हर दिन सुखमय गुजरता है, किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। आपने सही कहा था न्याय मंत्री जी, इस व्यक्ति के घर में धन की ही लड़ाई थी। हम तुम्हारे न्याय से बहुत प्रसन्न हैं। न्याय मंत्री ने महाराज के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने महेश को समझाते हुए कहा, देखो व्यक्ति, तुम्हारे घर का झगड़ा अब तभी तक शांत रहेगा जब तक वह स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राएं खत्म होते ही तुम्हारे घर में फिर से लड़ाई होने लगेगी। यह तो आप ठीक कह रहे हैं न्याय मंत्री जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तुम ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि तुम्हारे घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए? ऐसा कौन सा उपाय है न्याय मंत्री जी? तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ
तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और तुम्हारे घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। मुझे मंजूर है न्याय मंत्री जी। महाराज की आज्ञा से हम कल ही सेना में शामिल हो जाएंगे। महेश प्रसन्नता से अपने घर लौट गया और उसी शाम प्रधानमंत्री ने अन्य मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री न्याय मंत्री से बहुत ईर्ष्या करता था। मंत्रीगण, न्याय मंत्री बड़े से बड़ी समस्या को पल भर में सुलझा लेता है, जिससे महाराज उसे बहुत आदर देते हैं और हर समस्या पर न्याय मंत्री की सलाह लेते हैं और हमें पूछते तक नहीं हैं। यह हमारा अपमान है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि न्याय मंत्री महाराज की नजरों में गिर जाए। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका साथ देने का वादा करते हैं। तभी प्रधानमंत्री ने अपनी योजना मंत्रियों को बताई। वाह प्रधानमंत्री जी, क्या योजना बनाई है। अब जरूर न्याय मंत्री महाराज की नजरों में गिर जाएगा। अगले दिन जब पुनः दरबार लगा हुआ था तो एक महिला दरबार में अपनी दरखास्त लेकर आई। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। देवी, तुम्हें क्या समस्या है? महाराज, इस नगर के जाने माने व धनी व्यक्ति ने कुछ समय पूर्व मुझसे विवाह किया था, किंतु अब वह व्यक्ति मुझे अपने परिवार में नहीं सम्मिलित कर रहा है। देवी, कौन है वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया है? रामधन, कैसे न्याय मंत्री की कुर्सी पर बैठकर तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? महाराज, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे धोखा दिया है। यह तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम धोखेबाज हो। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मूर्ख स्त्री, तुझे पता है तू क्या बक रही है? मैं बक नहीं रही हूँ, बल्कि भरे दरबार में न्याय मांगने आई हूँ। देवी, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। कहो न्याय मंत्री जी, क्या ये स्त्री सच कह रही है? महाराज, यह सरासर झूठ है। मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा और इसका क्या सबूत है कि यह सच बोल रही है? न्याय मंत्री की बातों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ा और जोर जोर से कहने लगा। इस बात की गवाही मैं देता हूँ और मेरे साथ अन्य न्याय मंत्री भी गवाही देते हैं कि यह स्त्री सच बोल रही है। प्रधानमंत्री जी, आप भी इस स्त्री के षड्यंत्र में शामिल हो गए। आपसे यह उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो हमें भी आपसे यह नहीं थी। अपने पद और इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। ठीक है, तो अगर आप झूठ को सच बताना चाहते हैं तो इस बात का क्या सबूत है कि यह स्त्री सच बोल रही है? महाराज, कुछ समय पूर्व ही हम सलाह मशवरा करने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री के घर जा रहे थे, तो वहां घर के पीछे हमने न्याय मंत्री और इस स्त्री को इसी विषय में झगड़ते देखा था। न्याय मंत्री स्त्री को धमका रहा था कि इस बात का कहीं जिक्र मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। यह स्त्री बहुत रो रही थी। हमसे यह देखा न गया तो हम यहाँ चले आए। महाराज, प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं। न्याय मंत्री जी, इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है? महाराज, यह सारे गवाह झूठे हैं। मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुप रहो न्याय मंत्री। आज तक तुम लोगों का न्याय करते आए हो, आज हम तुम्हारा न्याय करेंगे। तुम सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करके इस स्त्री को ससम्मान पूर्वक अपनी पत्नी का दर्जा देकर अपने घर ले जाओ। यह कभी भी संभव नहीं हो सकेगा महाराज। न्याय मंत्री, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सको।
सैनिकों, न्याय मंत्री को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने न्याय मंत्री को कारागार में डाल दिया और महाराज उस औरत से कहने लगे, देवी, हमें दुख है कि तुम्हारे साथ घोर अन्याय हुआ है, लेकिन तुम धैर्य रखो। एक ना एक दिन न्याय मंत्री तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य स्वीकार करेंगे। वह स्त्री दरबार से चली गई और महाराज अपने व्यथित मन से सोचने लगे, कभी कभी विश्वास बहुत बुरे तरीके से टूटता है। हम न्याय मंत्री को कितना मानते थे और उन पर कितना विश्वास करते थे। हम उन्हें क्या समझते थे और वे क्या निकले। न्याय मंत्री के कारागार में चले जाने से सभी दुखी थे। उसी दुख में कई दिनों तक दरबार नहीं लगा और महाराज नगर का भ्रमण करने लगे। एक दिन नगर का भ्रमण करते करते महाराज प्रधानमंत्री के घर जा पहुँचे। जब वे घर के अंदर जा रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और वे वहीं रुककर उस आवाज को सुनने लगे, जिसमें प्रधानमंत्री कुछ मंत्री गणों के साथ कुछ वार्ता कर रहे थे। वाह प्रधानमंत्री जी, इस बार तो आपने न्याय मंत्री को शिकस्त दे ही दी। अब न्याय मंत्री सारा जीवन कारागार में ही सड़ता रहेगा। हाँ, महाराज तो हमारे षड्यंत्र को सच समझ बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि हमने न्याय मंत्री के विरुद्ध कितना मजबूत जाल बुना था। यह सुनकर महाराज ने कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं कुछ नहीं जानता। महाराज को अपने सामने खड़ा देखकर सभी के हवाइयाँ उड़ गई। किसी के मुख से कोई आवाज नहीं निकली। प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री हो, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप केवल न्याय मंत्री को ही समझदार समझते थे, हम पर तो ध्यान ही नहीं देते थे, इसीलिए हमने यह षड्यंत्र रचा था। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि तुम्हें न्याय मंत्री पर मेरी कृपा खोटी आंख भी नहीं सुहाती थी, लेकिन मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। न्याय मंत्री है ही इतना योग्य, फिर भी तुम में से कोई भी खुद को न्याय मंत्री से अधिक चतुर समझता है तो बताओ, मैं उसकी चतुराई की परीक्षा लूंगा। महाराज, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री की बात सुनकर महाराज ने कक्ष में अपनी नजर दौड़ाई तो एक कोने पर उन्हें एक रस्सी पड़ी दिखाई दी। महाराज ने वो रस्सी उठा ली और प्रधानमंत्री से कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, इस रस्सी से तुम्हें कल शाम तक 200 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करनी हैं। महाराज से प्रधानमंत्री ने वो रस्सी ले ली और महाराज अपने दरबार की तरफ वापस लौट गए। वह सर्वप्रथम कारागार गए और न्याय मंत्री से मिलकर उनसे कहने लगे, न्याय मंत्री जी, हमें क्षमा कर दो, हम भी तुम्हें दोषी समझ बैठे थे, जबकि तुम निर्दोष हो, मुझे माफ कर दो। क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा न करें महाराज, आपको सच्चाई पता चल गई है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। महाराज ने न्याय मंत्री को आदर सहित कारागार से निकलवा दिया और उन्हें अपने साथ महल में रखा। उधर प्रधानमंत्री जी सोचने लगे, इस रस्सी से कल शाम तक भला कैसे 200 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर सकता हूँ। मेरी ही मति मारी गई थी, जो परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। अपने समय की अवधि ऐसे ही बर्बाद करके अगले दिन प्रधानमंत्री महाराज के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा, महाराज, क्षमा कर दीजिए, आपकी दी हुई रस्सी से मैं स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा न कर सका। प्रधानमंत्री जी, हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी, लेकिन आप देखना, इसी रस्सी से न्याय मंत्री कैसे 200 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करेगा। महाराज ने उसी समय न्याय मंत्री को अपने पास बुलवाया और उनसे कहने लगे, न्याय मंत्री जी, इस रस्सी से तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करनी हैं। इसके लिए तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है।
जो आज्ञा महाराज। न्याय मंत्री उस रस्सी को लेकर नगर के उस कोने में गया जहाँ पर धनी मानी सेठ लोग रहते थे। न्याय मंत्री ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 खूंटे गाड़ दिए और रस्सी के दोनों सिरों को आमने सामने के खूंटों में बांध दिया। न्याय मंत्री जी, आज न्याय छोड़कर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे सेठ जी, महाराज ने आदेश दिया है, रस्सी की सीमा वाले सभी भवनों को गिरा दिया जाएगा। लेकिन क्यों? महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि महाराज इस स्थान पर एक नया महल बनवाना चाहते हैं। ओह, तो ऐसी बात है। न्याय मंत्री जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारे भवन गिरने से बच जाएं? भवनों को बचाने का केवल एक ही उपाय है। महाराज ने कहा था, जिसके पास इस रस्सी का टुकड़ा होगा उसका भवन नहीं गिराया जाएगा। अच्छा, तो यह बात है। तो न्याय मंत्री जी, जल्दी से इस रस्सी के टुकड़े कर दीजिए और हम सब में बांट दीजिए। इस रस्सी के टुकड़े तुम लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेंगे। इस एक टुकड़े की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर 100 स्वर्ण मुद्राएं दो तो मैं इस रस्सी को काट कर तुम सब में बांट दूंगा। तो ठीक है न्याय मंत्री जी, हम इस रस्सी के टुकड़े के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हैं। उस क्षेत्र के सभी धनी व्यक्ति अपने घर से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए और न्याय मंत्री को दे दिया। न्याय मंत्री जी ने उस रस्सी के कई टुकड़े कर दिए और सभी लोगों में बांट दिए। न्याय मंत्री ने सभी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की और समय से पूर्व ही महल पहुंच गए। वे महाराज से बोले, नाम महाराज। कहो न्याय मंत्री जी, आपने उस रस्सी से कितनी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की? महाराज, उस रस्सी से मैंने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर ली हैं। वह इतनी हैं कि मैं गिन ना सका और सीधे महल आ गया। जरा हमें भी तो बताइए कि जरा सी रस्सी से आपने इतनी मुद्राएं कैसे इकट्ठा की? न्याय मंत्री ने सारा किस्सा महाराज को कह सुनाया। उस सभा में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रीगण मौजूद थे। तो महाराज ने प्रधानमंत्री से कहा, देखा प्रधानमंत्री जी, उस रस्सी से न्याय मंत्री का चमत्कार, और तुम उस रस्सी से एक भी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त नहीं कर सके। मैं तुम्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाता हूँ व उन सभी मंत्रियों को भी जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन्हें भी मंत्री पद से निष्कासित किया जाता है। तब तक के लिए न्याय मंत्री जी ही प्रधानमंत्री का पद भी संभालेंगे, जब तक कोई नया व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता।